भाषा संपर्क साधने का एक माध्यम है। अगर हम अपने जीवन में कहीं पर भी किसी से कनेक्ट हो रहे हैं और वहां जो मन में विचार आ रहा है, जो भी लगा वो बोले और उसको समझ में आ गया, तो वहां पर वो लैंग्वेज है, या बोली है या तो भाषा है। जैसे आप लोग हमारे लोग लैंग्वेज में बात करते हो, या तो आप छत्तीसगढ़ी बात करेंगे, यहाँ रायगढ़ में है, ज्यादा उड़िया बात करेंगे या तो हिंदी बात करेंगे। अब बिहारी भी बाहर से है, बिहार वाले भी हैं तो बिहारी का भी प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, हरियाणवी है तो हरियाणवी का भी प्रयोग कर रहे हैं, पर कॉमन लैंग्वेज यहाँ की क्या है, हिंदी। तो हम लोग, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है, क्यों? क्योंकि मैं हिंदी में बोल रहा हूँ। मान लीजिए मैं तमिल में, कन्नड़ में, या फिर तेलुगु में, या फिर आपका मान लो मलयालम में बोलूं, तो शायद एज कंपेयर टू अभी, अभी जो आपको समझ में आ रहा है, जो मेरी कंटेंट डिलीवरी हो रही है, उसकी तुलना में पुरानी चीजों में आपको समझ आने में दिक्कत होगी। अगर मान लीजिए मलयालम में पढ़ा हो, नैना निन्नम प्रेमिस्तानो, मैं ऐसा बोल दिया, मान लीजिए मैं तुम सबसे बहुत प्यार करता हूं, तो हिंदी ट्रांसलेट कर दिया, पर मान लो किंचुम किंचुम कैसे से कुछ कुछ बोल दिया, तो हो गया, खेल खत्म, वहीं पर फिर हो गया। तो क्या संपर्क संपर्क बन पाया? नहीं बन पाया। मैंने बोला जरूर, पर आप तक नहीं पहुंच पाया। तो भाषा की उत्पत्ति ऐसी हुई है। सामान्य बोलचाल में जो हम लोग प्रयोग करते थे, हमारे आसपास में संपर्क साधने के लिए, हमारे विचारों को, हमारी अभिव्यक्तियों को, हमारे मन में जो भी है ना, जो भी विचार आ रहे हैं या जो भी अभिव्यक्ति आ रही है, हमारे मन में जो भी उत्पन्न हो रहा है, उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए जिस चीज का प्रयोग कर रहे थे, वो भाषा या बोली का रूप दिया। भाषा सामान्यतः वाक्य उपवाक्य से मिलकर बनता है। क्लियर? वाक्य, उपवाक्य, वहीं से पद बनते हैं और वहीं से शब्द बनते हैं। जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनो ना, छपाना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई का वही मतलब है कि आपको क्लास में याद होना चाहिए, घर जाके पढ़ने का काम ही नहीं है। पहले मैं बोला भाषा किससे मिले बनेगा? वाक्य, या तो वाक्य या तो उपवाक्य। फिर मैं बोला पद, पद से क्या बनेगा? शब्द, शब्द से क्या बनेगा? अक्षर, अक्षर से क्या बनेगा? वर्ण, और वर्ण से क्या बनेगा? ध्वनि। अब इसको उल्टा करो, मेरे मुख से ध्वनि निकली आ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आ? अच्छा, कौन को पीके देखा है? सब देखे हो? वाह यार, भारी फिल्मी हो तुम लोग। आप देखे हो बेटा पीके? पीके कौन हीरो था? रजनीकांत? पक्का? हीरोइन? हाँ मतलब देखी है भाई, हीरोइन बता दी मतलब देखी। तो जब उसको जेल ले जाया जाता है आमिर खान को, तो आमिर खान कैसे बोलता है वहां पर जाके? मेरे को यहाँ की भाषा समझने में बहुत समय लग गया। यहाँ एक ही शब्द के अलग अलग मीनिंग है बोलता है। जैसे अच्छा शब्द को डिफाइन करता है, अगर आपको कुछ खाने में के लिए चाहिए और आप बोल दो अच्छा, तब बोलोगे अच्छा। आपको गुस्सा आ रहा है आश्चर्यजनक में, तो अच्छा बोलोगे, ऐसा बोलता है ना वो सिर्फ यह बताता है कि यहां से ध्वनि निकली और उस ध्वनि का मतलब हमने डिसाइड किया। तो सबसे पहले याद रखना, भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई ये होती है ध्वनि। ध्वनि जो उत्पन्न होती है, वही उसी को हम लोग लिखने का प्रयास किए। जैसे बचपन में हम लोग छोटे छोटे थे, है ना भाई, पहले तो रहे होगे, तो उस समय हम लोग क्या करते थे बेटा? जो ध्वनि निकलती थी हमारे मुंह से, ज्यादा कुछ आ उ ई ए ऐसे, उससे ज्यादा तो कुछ निकलता नहीं था, तो उसी को लिखने का प्रयास किए। तो यहीं से याद रखना बेटा, वर्ण बना है। क्या बना है? वर्ण। ध्वनि को जब लिखित रूप दे देते हैं तो वो वर्ण है। जैसे आ, जैसे आ, जैसे ई, जैसे ई। ध्वनि को लिखित रूप में हम लोग जब प्रकट कर देते हैं, हमारे मन में ध्वनि उत्पन्न हुई और हमने उसको क्या किया? लिखने का प्रयास किया, तो वही वर्ण है। ध्वनि का लिखित रूप ही क्या है? वर्ण है। और वर्णों से मिलकर क्या बनता है? अक्षर बनता है, अक्षर बनते हैं। पर अक्षर को वर्णमाला में शामिल नहीं करते, हिंदी में शामिल नहीं करते। पर ऐसे समझना है, ध्वनि से क्या बना? वर्ण, वर्ण क्या बना? अक्षर, अक्षर से जो बनेगा वही है पद या शब्द, ठीक। और शब्दों से बनता है उपवाक्य, और उपवाक्य से क्या बना? वाक्य।
और जब वाक्य बना लिए तब हमने भाषा बना ली। क्लियर है? ये हिंदी की शुरुआत होती है बेटा। वेलकम टू हिंदी एवरीवन। हिंदी दिवस कब मनाते हैं बेटा? हाँ, सितंबर। ठीक है बेटा, वेरी गुड। 14 सितंबर हिंदी दिवस। इसको भी याद रख। क्यों मनाते हैं बेटा? अब इसको तो मैं नहीं जानती सर, मैं तो मुंह में आया तो बोल दी, तुक्का मार दी, खत्म। इसको लिखो बेटा, फिर आगे बढ़ेंगे। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि, ठीक है। पर लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण, इसीलिए वर्णों को अरेंज करके रखा गया, वहीं से वर्णमाला बने। ठीक, क्या ये समझ में आया सबको? कंफर्म है? लिखो बेटा, लिखो जल्दी जल्दी। पहले लिखोगे ध्वनि, ध्वनि के बाद लिखोगे वर्ण, ध्वनि, ध्वनि के बाद वर्ण, वर्ण के बाद लिखोगे अक्षर, एरो कर करके, अक्षर के बाद पद, पद, पद के बाद लिखोगे उपवाक्य, उपवाक्य के बाद लिखोगे वाक्य, और वाक्य के बाद भाषा। ऐसा कोई है जिसको समझ में नहीं आ रहा है तो बताओ। क्योंकि ये समझोगे ना तो संधि समझ में आएगा, समाज समझ में आएगा, रस समझ में आएगा, अलंकार समझ में आएगा, छंद समझ में आएगा, सारा चीज केवल केवल वर्णमाला से ही समझ में आएगा। इफ यू आर नॉट एबल टू डिफाइन वर्णमाला, देन हिंदी इज नो मोर फॉर यू। हिंदी आपके लिए है ही नहीं। ध्यान से सुनो ना, इधर मोबाइल को बंद करो, इधर देखो। वर्णमाला क्या होता है? तो सबसे पहले हमको वर्ण समझना था, इसीलिए मैं बोला कि भाषा, हम लोग जो बोल रहे हैं वो भाषा है। तो भाषा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमको संपर्क बनाना है एक दूसरे से, अपने मन के विचार। बेटा आंख दर्द दे रहा है तो पीछे बैठ जाओ, अगर कोई प्रॉब्लम है तो। कई लोगों को दिक्कत होता है, मेरे को भी होता है, मैं भी चश्माधारी हूँ, पहनता नहीं हूँ, अलग बात। ममता है, अगर कोई दिक्कत है तो बैठ जाओ, क्योंकि वो बाद में दर्द करेगा, फिर पूरा दिन खराब हो जाएगा। अभी मेरा इसी का दवाई चल रहा है, इसी के कारण मेरा पूरा सिर दर्द दे रहा था कंटिन्यू, इसीलिए 2 लाइट को कटवा दिए, अब 2 दीवार इसको भी कटवाई दिए। मैं इसके बाद नहीं पढ़ाऊंगा, इस सेशन के बाद सोच लिया हूँ, अब टीचिंग नहीं करूंगा। आलू ले लो, गोभी ले लो, यही काम करूंगा। क्यों? क्योंकि तुम लोग पढ़ने वाले नहीं मिल रहे हो ना यार, सब तो डिफाल्टर लोग आते हो तुम लोग। आधा तो कोई फोटो खिंचवाने में खुश है, तो कोई कुछ में खुश है, तो कोई कुछ में खुश है। कैसे यार? उसको एक टेंशन है कि राहुल सर नॉनवेज क्यों खाते हैं, और मेरे भाई से पूछ रही है, बता। मैं नहीं खाता था, डॉक्टर मेरे को रिकमेंड किया, समझ में आ रहा है? मेरा हेल्थ गिर रहा था, तो डॉक्टर बोला कि पूरा न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है, तो अभी चालू किया हूँ, फिर बंद कर दिया हूँ। तेरे बोली ना कल से मैं भाई को, तो अब नहीं खा रहा हूँ। आज भी पार्टी है पर नहीं खाऊंगा। क्यों? क्योंकि अब तू बोल दी है, तो मेरे मन में एक ठुआ लग गया। ठुआ मतलब जानती है ना? हाँ, वो लग गया, वो भगवान का सिग्नल है टाइप का लगता है मेरे को, कोई बोलता है तो नहीं खा। अब पूजा पाठ, फिर आज देखी टीका लगा के आया था सुबह, हाँ बस पूजा करके आया। इधर देख, अरे दुखी हाथ वालों इधर देखो, थोड़ा हाथ भी लिया करो। इधर देखो, ध्यान से देखो। पहले आपको यह समझ में आया कि ध्वनि क्या है? बोलो, आया कि नहीं? ये ध्वनि क्यों उत्पन्न कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग बोलने की कोशिश कर रहे हैं। मानव जब उत्पत्ति करेगा तो पहले मानव होमोसेपियंस था, पहले पहले, उससे पहले होमो इरेक्टस था। समझ में आ रहा है? उस समय मानव झुक कर चलता था ऐसे ही। अबे समझ में आ रहा है? चल, कैसे चलता था? ऐसे झुक कर। अब ऐसे ऐसे चलेगा तो किसी को देख पाएगा क्या? सीरियसली बता रहा हूं, तुम्हारी चाइल्ड डेवलपमेंट में है। तुम लोग क्या पढ़ते हो पता नहीं, चाइल्ड डेवलपमेंट में है, ध्यान से सुनो। झुक कर चलता था मानव पहले,
सबसे शुरू में। तो जब मानव झुक कर चलता था तो किसी को देख ही नहीं पाता था, तो देख ही नहीं पाता था तो किससे बात करेगा। तो इसीलिए ना मानव बात कर पाया, ना तो परिवार बना पाया, ना तो समाज बना पाया, ना मानव अपना विकास कर पाया। धीरे धीरे मानव फिर चलना सीखा। तो जब चला तो एक दूसरे को दिखा रही, ये मेरे जैसा आदमी है, वाह बोला, समझ में आया, मतलब ओ सैफ अली खान, ओ माय गॉड, वाह ऐसा। तो फिर उसका जब देखा ना उससे, तो फिर संपर्क बनाने पर तो मुंह से बोला, तो जो बोला वो क्या था बेटा, ध्वनि था। क्लियर हुआ। अब ध्वनि को कई विद्वान लोग सोचे कि ध्वनि उत्पन्न हो रही है, अब ध्वनि को लिख देते हैं। तो ध्वनि तो था मौखिक, मुंह से बोलकर निकला, अब इसको लिखा गया डियर, तो यही क्या बन गया, वर्ण बन गया। ओके, तो ध्वनि के लिखित रूप को ही क्या बोलते हैं, वर्ण। लिखित रूप को जब लिख दिए, ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। अब वर्ण जैसे मान लो र है, फिर अ है, फिर उसके बाद फिर या तो आ है, फिर म है, फिर अ है। तो यहां से मिल गया, ध्वनि को मिलाकर क्या बन गया, राम। यही तो सीखना है हमको, वर्ण विच्छेद पढ़ना है। राम जो बना, एक शब्द बना, एक पद बना, जो किससे मिलकर बना, वर्णों के मेल से। तो यहां से क्या बना, पद या फिर शब्द, वर्णों के मेल से बना। और इसी को हम लोग बीच में एक कड़ी बना दिए, क्या, अक्षर। क्योंकि देखो र और अ को मिलाकर र बोलते हैं, ये अक्षर है, जबकि ये क्या है, वर्ण है। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है तो ऐसे करना है बेटा, है ना। देखो मैं मजाक करता हूं, पर मेरा मेन उद्देश्य क्या रहता है, आपको सिखाना। ठीक है, ये र और ये अ, ये वर्ण है, और इसको जब हम ऐसा लिख रहे हैं तो वो क्या है, अक्षर है। समझ में आ रहा है बात, अक्षर नाम का कोई चीज नहीं है, ये हम लोग अपनी सुविधा के लिए बनाए हैं। वर्णों से मिलकर क्या बनता है, अक्षर, और अक्षर से मिलकर क्या बनता है, पद या शब्द। जैसे राम बनाए, राम एक शब्द है। फिर राम पानी, राम और पानी तो एक उपवाक्य बना, राम प्लस पानी, दो शब्दों से क्या बन गया, उपवाक्य। राम पानी पी रहा है, बहुत सारे शब्द को मिला लिए, तो क्या बन गया, भाषा। क्या बन गया बेटा, भाषा। वाक्य से क्या बन गया जी, भाषा। हिंदी भाषा में लिखा हूं, समझ में आया। तो देखो बेटा, वर्णों को इस प्रकार से जमाया गया है। ध्वनि, ये सब नोट्स आपको मिलेगा, है ना। ध्वनि या स्वर जो हमारे मुंह से निकल रहा है मौखिक रूप से, वो सबसे छोटी इकाई मानी गई। उसको लिखे तो लिखित रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, वर्ण। और इसी वर्ण को फिर क्या बोल दिया हम लोग, अक्षर। अक्षर से क्या बना, पद या शब्द। पद या शब्द को मिलाने के लिए बॉन्डिंग किए, बंद बनाए, बंद बनाकर क्या बना दिए, उपवाक्य। राम कल स्कूल गया, राम कल स्कूल गया था, ये पूरा वाक्य बन गया, और यहीं से भाषा की उत्पत्ति हुई है। क्लियर। अब इसी को जमाने के लिए, सुव्यवस्थित रूप देने के लिए, इसी को ऑर्गेनाइज करने के लिए हम लोग क्या किए बेटा, वर्णमाला तैयार किए। क्लियर है, क्या बनाए, वर्णमाला। वर्णमाला, ये डेफिनेशन है। वर्णमाला, ठीक है। वर्णों को जो व्यवस्थित समूह है वो क्या कहलाता है, वर्णमाला। वर्णमाला में स्वर भी होते हैं, व्यंजन भी होते हैं। तो खाली क से ग तक नहीं होता, अ से अनार भी होता है, और आपका ग से ग भी होता है। पूरा क ख ग घ अंगा ये सब होगा, ठीक। और अ आ ई वो सब ये वर्णमाला है। जितने वर्ण हैं इसमें स्वर व्यंजन दोनों होते हैं। तो वर्णमाला में टोटल आपका, अगर हम लोग बोले उच्चारण के आधार पर जो बोलते हैं वो 45 है, जबकि अपन लेखन में 52 का प्रयोग करते हैं। इसको याद रखना, डेटा को, यहाँ से क्वेश्चन है, अभी पूछूंगा बेटा, याद रखना है। वर्णमाला में वर्णों की संख्या, यहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। वर्णमाला में वर्णों की संख्या, यहाँ पर याद रखना, व्यंजन कितने हैं 35, स्वर कितने हैं 13, लिखते 11 है, और संयुक्त व्यंजन कितने हैं 4। तो ये टोटल 39 और ये 13 52 हो गया। क्लियर। स्वर की संख्या कितनी है 13, व्यंजन कितने हैं 35, संयुक्त व्यंजन कितने हैं 4। ओके, याद रहेगा। ठीक, लिखना बाद में बेटा है सर, सुस्मिता घर में लिखना। जबकि उच्चारण में अपन लोग क्या यूज करते हैं, 10 स्वर का यूज करते हैं और 35 व्यंजन। इसको डेटा को याद नहीं रखना, ये याद रखना। बोलो समझ में आया, पक्का। देखो ध्यान से, स्वर क्या होते हैं।
ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करने के लिए हमको किसी की जरूरत नहीं पड़ती, स्वतंत्र रूप से उच्चारण करते हैं, किसी दूसरे चीजों की जरूरत नहीं, दूसरे ना तो स्वर की जरूरत है ना तो किसी व्यंजन की जरूरत है। ठीक है, स्वतंत्र रूप से जिसका उच्चारण करते हैं, जैसे आ ई उ री री, जीभ में, मुख द्वार में किसी भी अन्य चीजों का प्रयोग नहीं हो रहा। देखो अभी सिखाऊंगा, ये आपका ओठ है, होठ होठ ओष्ठ बोलते हैं। देखते जाओ ना, अभी पूछूंगा ये क्या बोलते हैं, ओष्ठ। सबको समझ में आया? लैक्मे का जो लिपस्टिक लगाते हो वही वही लगाती है। अभी नहीं लगाना बेटा, अभी पढ़ाई में ध्यान देना, तेरे को डिप्टी कलेक्टर बनना है, दिल से बोल रहा हूँ। अभी ये सब चीजें मत पढ़ा, जो ये सब चीजें पढ़ा अब उसके बाद भी कर लेते हैं कई लोग है, जो कलाकार रहते हैं। देखो सब चीज में ध्यान देना, पर पढ़ाई में प्राइमरी रहना चाहिए। ये ओष्ठ है, ओष्ठ। ओके, ये जीभ है, जीभा, जीभ हो गया। दांत है, दांत, दंतव्य, दांत दांत हो गया। उसके ऊपर में ऊपर वाला भाग वो तालु है, क्लियर हुआ? अंदर वाला कंठ है, क्या है, कंठ, क्लियर हुआ ना? समझ में आया बात? देखो जो भी कंठ से प्रयोग कर, अ बोल रहे, अ यहां पर दम लग रहा है, अ आ यहां दम लग रहा है, और जीभ आप मुंह के किसी भी आपका ऑर्गन्स का प्रयोग नहीं कर रहे हो। ध्यान समझना, मुंह के किसी भी ऑर्गन का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। क्या होंठ का प्रयोग कर रहे हो? नहीं। क्या जीभ का प्रयोग हो रहा है? नहीं। क्या जीभ तालू से टच हो रहा है? नहीं। क्या दांत से टच हो रहा है? नहीं। बिना आप किसी भी अंग ऑर्गन का यूज किए बिना बोल, इसीलिए इसको कंठ वर्ण, कंठों से बोला जा रहा है। ओके ठीक। तो कंठ वर्ण कौन कौन सा है? दो ठो, अ आ, याद रहेगा। दूसरा कौन सा वर्ण है? ई, तालु से, इसका उच्चारण स्थान क्या है? तालु। पहला कंठ, दूसरा तालु, तीसरा ओष्ठ, ओष्ठ ओठ, होठ से बोलते हो। देखो ऊ बोलो, ऊ, मुंह क्या, मुंह का आकार चेंज होता है, ऊ बोलो, बोलो ना भाई। ऊ के बाद ऊ, उल्लू का ऊ, बड़ा ऊ हो गया। तो पहला क्या बोला मैं? कंठ, कंठ के बाद तालु, पीछे से आगे आना है ना, कंठ, कंठ के बाद तालु, तालु के बाद होठ, होठ का मूर्धा, री बोलो, री। तो देखो री बोल रहे हो तो जीभ का प्रयोग हो रहा है, री बोल रहे हो ना, जीभ का प्रयोग किससे हो रहा है? तालु के साथ, है ना। तो मुंह का प्रयोग मूर्धन्य, ठीक है। उसके बाद देखो ऊपर के दोनों को मर्ज करोगे, आ ई को मिलाकर ए बनता है, आ ई को मिलाकर क्या बनता है? ए। यहाँ पर सीखने वाली पॉइंट है ना, इन दोनों को मर्ज करेंगे तो ये कंठ था, ये तालु था, तो ये कंठ तालु को मिलाकर कंठ तालव्य, क्या बना? कंठ तालव। इसको इसको मिलाकर बना ओ, अ ओ को मिलाकर क्या बना? ओ। तो कंठ ओष्ठ, कंठोष्ठ। समझ में आया? चल तो बोल रहा हूं, तू खड़े हो। जया, कितने तो स्वर है? हाँ खड़े हो, जल्दी खड़े हो। तेरा कौन कौन से? हाँ हाँ, अंग आहा को अभी भूल जाओ, 11 को याद रखो। सबको याद हुआ? पक्का? तेरे को याद हुआ डियर? दीपक नाम है ना तेरा? आकाश, ठीक है। अब याद हुआ आकाश? पहले फिर फिर ई, फिर ई, फिर उ, फिर उ, फिर उसके बाद री, उसके बाद ए, उसके बाद ए, उसके बाद ओ, उसके बाद औ, इतना याद रखो। तो सबसे पहले कंठ से प्रयोग, इसको कंठ वर्ण बोलते हैं। जो भी वर्ण है, जो भी वर्ण है, जो ध्वनि उत्पन्न कंठ से होती है, जिसको हम लोग लिखित रूप दिए, कंठ से उत्पन्न होने वाली ध्वनि को जब लिखित रूप दिए तो वो कंठ वर्ण कहलाया। ई ई तालु का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? तालु का। ई ओके, तालु का प्रयोग होता है, ठीक। तालु के बाद मूर्धन, क्या बोला? मूर्धन, सॉरी ओष्ठ, ऊ क्या? ऊ, उसका मूर्धन री, और उसका कंठ तालु, कंठ तालव्य, और कंठ ओष्ठ, कंठोष्ठ। पूरा याद रहेगा? लिखो इसको फटाफट।
मूल स्वर 4 है, अ ई उ री, जबकि कुल स्वर 11 है और दो और मिलाकर हम लोग क्या लिखते हैं 13। पूरा थ्योरी को नहीं लिखना है, खाली इस डायग्राम को बनाना, बाकी घर से लिखना, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है? ठीक, एक एक पॉइंट को देखते जाओ बेटा ना। हिंदी है, हिंदी का पूरा सिलेबस खत्म कर देंगे, मैथ्स को इसमें खत्म करेंगे, ध्यान से देखना। उसके बाद अगर आपको और समय है तो उसके बाद फिर साइंस या कंप्यूटर, ठीक है। दो चीज अभी हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैथ्स एप्टीट्यूड थोड़ा और टाइम को बढ़ाऊंगा इसका, है ना। आज ट्रायल जोन पर चला रहा हूँ, देख रहा हूँ कैसे तुम्हारा पेशेंस है, कितना है, ठीक। टाइम को फिर बढ़ा देंगे। यही क्लास में खत्म करना है, सीखना है। घर में आप नहीं पढ़ सकते, मेरे को पता है, घर में आप नहीं पढ़ सकते। जो पढ़ना है यही क्लास में पढ़ना है। तो एकदम कंठस्थ प्रैक्टिस करना है, ठीक है। ध्यान से सुनते जाइए। सबसे पहले मैं बोला स्वर क्या होते हैं, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। स्वर ऐसे वर्ण या ऐसी ध्वनि या संकेत जिसको स्वतंत्र रूप से उच्चारित किया जाता है, जिसका उच्चारण करने के लिए किसी अन्य स्वर की जरूरत नहीं पड़ती। इसीलिए मूल स्वर 4 है। अ है, ई है, उ है, री है। अ, छोटा ई, छोटा उ, री, मूल स्वर। क्योंकि 4 पहले निकले थे। अ बोला होगा कोई, ई बोला होगा, उ बोला होगा, री बोला होगा, ऐसा बोला होगा। तो उसको लिखने का प्रयास किए। है स्वर 11, टोटल काउंटिंग में 13 है, पर टोटल लिखित रूप में जिसको हम लोग आपका कहीं ना कहीं पहचान देते हैं वो है आपका 13, सॉरी 11। अब 11 में पहले है अ आ, तो ये कंठ से उच्चारित होता, इसमें कंठ का प्रयोग कहीं ना कहीं हो रहा है अ आ में, इसलिए इसको कंठ वर्ण। ई ई, ई ई का प्रयोग अ आ, ई का प्रयोग होने के लिए तालु का प्रयोग हो रहा है। उसके बाद उ ओष्ठ का प्रयोग हो रहा है। री, री का प्रयोग किसके बोल रहे हैं, मूर्धन्य। ये अंदर वाला भाग इसको क्या बोलते हैं, मूर्धन्य। कंठ से ऊपर और तालु से पहले, समझ में आया, मूर्धन्य। उसके बाद याद रखना, दो स्वर से मिलकर अ और ई को मिलाकर ए बना है, तो कंठ और तालु, कंठ तालव्य, ओके। फिर कंठ और ओष्ठ, कंठोष्ठ, कंठ ओष्ठ, कंठोष्ठ किससे किससे बना बेटा, अ और उ से, तो क्या बना, ओ और ओ, याद रहेगा। अब ध्यान देखो, जब भी उच्चारण करते हैं तो उच्चारण करते हैं तो एक मात्रा का उच्चारण करते हैं, तो हारस्व स्वर। क्या बोला, हारस्व स्वर। देखो भाई, समय कम है, पढ़ना ज्यादा है, जितना एक्टिव रहोगे उतना अच्छा है, सीखोगे। नहीं तो फिर बाबा जी का ठुल्लू है, सीधी सी बात कर रहा हूं। तुम्हारे ऐसे पढ़ने वाले छत्तीसगढ़ में 3600 लोग होंगे, बात को समझो, 3600 लोग होंगे। ये कम आंकड़ा दे रहा हूं, ये तो एक ही तो कोचिंग सेंटर में 3600 लोग पढ़ रहे हैं अभी बिलासपुर, तो उनमें कंपटीशन है, इसीलिए थोड़ा यहां एक्टिव रहना। पहला मैं बोला कि जिसके उच्चारण में एक मात्रा का प्रयोग होता है, एक मात्रा का प्रयोग होगा तो वो हारस्व स्वर है। ऐसे स्वर जिसमें एक मात्रा लगता है, जैसे अ है, ई है, उ है, री है। पर जहां दो मात्रा लग रहा है, जैसे आ, ई, उ, ऐसा, समझ में आ रहा है बात, तो दो मात्रा लग रहा है वो दीर्घ स्वर। ये हारस्व और दीर्घ नहीं समझोगे तो उधर संधि विच्छेद वगैरह नहीं कर पाओगे ना, बता दे रहा हूं मैं। तो इसलिए हल्का में मत हो ना। पहले मैं बोला हारस एक मात्रा, दो मात्रा मतलब दीर्घ, और दो से अधिक मात्रा लगा तो प्लुप। क्या है, प्लुप। तीन तो बोला, खड़े हो तो बोल, जल्दी बोल, जल्दी बोल। जब स्वर का उच्चारण करते हैं तो एक मात्रा का प्रयोग होता है, तो हारस्व स्वर। हाँ, जब दो से अधिक मात्रा का उच्चारण होता है तो प्लुप स्वर कहलाता है। क्लियर हो रहा है। सामान्यतः प्लुप स्वर का प्रयोग नाटक या संवाद को दर्शाने, बढ़िया बेटा,
नाटक या संवाद को दर्शाने के लिए किया जाता है। जैसे आप नावल पढ़ रहे हो, मान लीजिए 5 पॉइंट समवन पढ़ रहे हो, यही है ना, 3 इडियट्स का एक किताब था ना, उसी से बना है ना 5 पॉइंट समवन है। हाँ, उपन्यास उपन्यास पढ़ते हो ना, मैगजीन पढ़ो, मैगजीन, पेपर पढ़े हो बे, गरीब लोग, दादा मैगजीन कुछ तो होता है। नावल, वो तो पता नहीं टावल सुने थे सर, नावल तो सुने ही नहीं थे। भैया उपन्यास आता है, नावल आता है, बुक आता है, पढ़े हो? तो जो नावल आता है उसमें ना कभी कभी देखना ऐसा लिखा रहता है, ऐसा, ये राम को खींचकर लिखने का प्रयास किया गया। बस वो बता रहे हैं कि वहां पर जो सामने वाला आदमी था उसको जोर से नाम लिया गया, क्योंकि नावल पढ़ोगे ना तो पूरा फीलिंग आता है। आप लोग बुक्स नहीं पढ़ते ना, ये तो दिक्कत है। मैं ना जैसे ट्रेन में जाता हूँ, कहीं पर भी खाली टाइम रहता है, नावल पढ़ता हूँ। आजकल नहीं पढ़ पा रहा हूँ, समय अब बहुत ज्यादा व्यस्तता हो गई, पर पहले पढ़ता था। तो कॉलेज के टाइम में नया नया शौक लगा था, तो ऐसा लिखा आता था तो समझ नहीं आता था, क्योंकि ये सब हम लोग पढ़े नहीं थे पहले। स्कूल में तो ये सब सिखाते नहीं है। स्कूल में कौन अच्छे से पढ़ाता है? ग्रामर को कहाँ पढ़ाते हैं? नहीं पढ़ाते। और उसके बाद इंजीनियरिंग कॉलेज में चले गए, इंजीनियरिंग कॉलेज में इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो कहाँ से ये सब पढ़ेंगे? तो उस समय 3 इडियट मूवी आई थी, तो पता चला कि वो नॉवेल से बनी है, तो उस नॉवेल को खरीद के लाए, पहले नॉवेल पढ़ेंगे, मूवी देख के तो उसमें और इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि एक्चुअल चीजों को मूवी में दिखाया नहीं जाता है, बहुत सारी चीजों को काट दिया जाता है। तो ये लिखा रहता था ऐसा। तो इसका मतलब क्या है कि किसी भी चीज को अत्यधिक मात्रा का प्रयोग करके यूज किया गया है। राम ऐसा बोला गया, राम ऐसा बोला, राम नहीं बोला गया, राम मतलब राम को बुलाने का प्रयास किया गया। तो नाटक में उसको कैसे दर्शाएंगे? राम ऐसा लिखा है, दिख रहा है, यही देखो, ओम बोलते हो ना, ओम ऐसा बोलते हो ना, ओम ऐसा, तो पूरा ओम है वो, एक ठोम नहीं, ओम ऐसा। जैसे कभी किसी को पहाड़ से ढकेलते रहो, राहुल बोल के मरते रहे, वहां पर प्लुत स्वर है वो। अचानक घर वर में रहता है समय, और अपने रूम में पढ़ते रहता हूँ, मम्मी चल रही खाना बन गया रे बोल के, समझ में तो आया ऐसे बोलता हूँ। तो वहां आया नहीं बोलता, खाली आया बोलूंगा तो सुनाई नहीं देगा, आया बोलता हूँ ऐसा। तो आप वर्ग स्वर को खींचने का प्रयास किया गया, वो प्लुत स्वर है। ऐसे स्वर जिसके उच्चारण में दीर्घ स्वर से अत्यधिक समय लगे। सामान्यतः इसका प्रयोग नाटक या संवादों को दर्शाने के लिए किया जाता है। क्लियर? ये प्लुत स्वर कहलाते हैं। देखो, ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है वो आपका हर्ष स्वर है, अ ई उ री। उनको छोड़कर सभी स्वर क्या है? दीर्घ स्वर है। और जिसमें दोनों से ज्यादा समय लगता है वो क्या है? प्लुत स्वर है। और इसका प्रयोग सामान्यतः नाटक या संवाद में प्रयोग करने के लिए किया जाता है। किसी भी चीज में एक से अत्यधिक मात्रा का प्रयोग, जब बहुत ज्यादा मात्रा का प्रयोग हो रहा है तो उस समय अपन लोग प्लुत स्वर का प्रयोग करते हैं। राम आई सीता ऐसा बोलेंगे, समझ में? अचानक घर वर में सनकते हो तो नहीं चिल्लाते हो, तेरे को बताओ क्या रे बोल के, तो टेंशन में आ जाते हैं घर वाले भी, क्या हो गया ये। लिखो ये तीनों को, खाली पॉइंट पॉइंट को लिखना, घर में जाके डेफिनेशन लिखना। और इसके क्वेश्चन सेट लगाने हैं ना बेटा, क्वेश्चन दूंगा तो प्रैक्टिस करना है। एक स्वरों के प्रकार, स्वर 3 प्रकार के होते हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। हर्ष स्वर ये मात्रा या उच्चारण के आधार पर है बेटा, ठीक। ठीक, तो यहां से क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी। हो गया डियर? पक्का डियर? भूलोगे थोड़ी, खाओ कसम, भूल जाओगे तो कल पूछूंगा तो भूलना नहीं है ना, ठीक। तो हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, ये 3 है। टोटल 52 वर्ण है, वर्णों की संख्या 52 है, जिसमें स्वर 13 है। 13 में 11 हम लोग देखे, उसमें 4 मूल थे, है ना। स्वर क्या था? तो ऐसे वर्ण थे जिनका उच्चारण करने के लिए किसी अन्य स्वरों की जरूरत ना पड़ी, ना किसी अन्य वर्णों की जरूरत ना पड़ी, स्वतंत्र रूप से जिसको उच्चारित किया गया। कंठ होता है, कंठ वर्ण होता है, तालु वर्ण होता है, मूर्धा होता है, फिर आपका ओष्ठ होता है, कंठोष्ठ होता है, कंठ तालव्य होता है, ये सब हमको समझ में आ गया। उसके बाद हमने देखा सर कि मात्रा के आधार पर या उच्चारण के आधार पर स्वर को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। अब देखते हैं जीभ के आधार पर।
जीभ के आधार पर, जीभ से उच्चारण अगर किसी स्वर को करते हैं तो कैसे होता है। तो जीभ का प्रयोग के आधार पर स्वर को 3 भागों में बांटा गया है। देखो देखो, अग्र स्वर, जीभ के अग्र भाग से जिसका उच्चारण होगा। मध्य स्वर, काहे लिख रहे हो? अभी मेरे क्लास कर रहे हो, धीरे धीरे सीख जाओगे। अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च। अग्र मतलब आगे का भाग, पश्च मतलब पीछे का भाग, और बीच वाला भाग को मध्य। तो याद रखना, मध्य भाग से, जीभ के मध्य भाग से केवल एक ही स्वर का उच्चारण होता है, वो है अ। अ अ अ, हाँ समझ में आया? ठीक। तो जीभ के मध्य भाग से जिस स्वर का उच्चारण होता है वो याद रखना अ है। ठीक। अब देखो, ई, क्या बोला? ई, 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 ए, क्योंकि ई से ही ए बना है, तो एक तो याद रखो, ई, ई, ए, ई से ही ए बना ना, और ई को मिला के ए बनाए थे ना, तो उससे याद रखना अग्र भाग से। जैसे ई बोलो, देखना ये वाला भाग यूज होगा, ई, ये वाला भाग यूज हो रहा है, ई, ई, इसी का प्रयोग हो रहा है ज्यादा। क्लियर हुआ? और उनको छोड़कर जितना है सब पश्चिम भाग से। एकदम सरल है, याद हो जाएगा तुरंत। ऐसे स्वर जिनका उच्चारण जीभ के मध्य भाग से होता है अ है, इसका एक ही ठो याद रखना, क्या? ई, ए, सब याद रहे, क्योंकि ई से ही ए बना है, ए बना है। ऐसे स्वर जिनका उच्चारण जीभ के अगले भाग, अगले भाग मतलब आगे वाले भाग, अग्र भाग, और पीछे भाग मतलब आपका पश्चिम भाग। आ है, ऊ है, ऊ है, ओ है, ओ है, वो सब पीछे वाले भाग है ना। ठीक ठीक, समझ में आ रहा बात? तीनों को लिखो फटाफट, जल्दी लिखो, 5 मिनट और पढ़ाऊंगा, फिर दूसरा क्लास तुम लोग को छोड़ देंगे बेटा, है ना। और कल से थोड़ा करेक्ट टाइम में आना भाई, 4 बजे। तो ऐसा नहीं कि 4 बजे घर से निकलना है, थोड़ी दूर चलते ही, घर से निकलते ही 5 बज जाता है। हो गया? खाली नाम को लिखना है जी, बाकी को घर में लिखना है, बस याद करने के लिए नाम को लिखना। ठीक है? ठीक। अगला, होंठ की स्थिति के आधार पर, होंठ की स्थिति, होंठ का घुमाव कैसे होगा। देखो, एक तो अर्धवृत्त होता है, कुछ अक्षर ऐसे बोलते हो आप, मतलब सॉरी, कुछ वर्ण ऐसे उच्चारित करते हो आप कि उसमें होंठ आधा रहता है। ठीक। एक तो आपका क्या बोला, अवृत्त मुखी है ना, आधा जिसमें होंठ की स्थिति गोलाकार होगी, है ना, और एक तो पूर्ण गोलाकार होगी। ऐसे स्वर जो होते हैं जो पूर्ण गोलाकार होते हैं वो है आपका वृत्ताकार, क्या सॉरी, वृत्तमुखी। क्या बोला? वृत्तमुखी। वृत्तमुखी, जैसे ऊ बोलो, ऊ पूरा गोल बनेगा, ऊ, ओ पूरा मुंह का गोल बन रहा है, तो ये वृत्तमुखी स्वर है। वृत्तमुखी स्वर, निम्न में से कौन सा वृत्तमुखी स्वर है करके ऐसे ऑप्शन में 4 डाल देगा। और मैं बोल दे रहा हूँ, डेली आपको प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन आपको दिया जाएगा हिंदी का, वर्णमाला का, ऐसे 50 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन ऐसे डेली मिलेगा, आपको प्रैक्टिस करना है। और उसके बाद मैं पूछ दूं और नहीं तो बताए तो उसी समय मैं बजरंग बली का अवतार भी ले लेता हूँ, बता दे रहा हूँ मैं तुमको। सीधा यहाँ से फेंकूंगा, सीधा अपने अपने घर में फेंकाओगे। इसीलिए तरीके से पढ़ो बेटा ना, पॉइंट समझना। वृत्तमुखी, जिसमें आपका होठों की स्थिति पूरा वृत्ताकार बनता है, होठों की स्थिति वृत्ताकार बनती है। कैसा वृत्तमुखी है? तो ऊ, ओ, ऊ से ऊ को याद रखो बस, उसमें ई को याद रखते, इसमें ऊ को। तो ऊ से ऊ बना, ऊ से अ बना, अ से अ बना, बस। क्लियर हुआ? वृत्तमुखी। ऐसे स्वर जिसके उच्चारण में होठों की स्थिति गोलाकार होती है वृत्तमुखी कहलाती है, गोलाकार नहीं होती है तो क्या है बेटा आपका? अवृत्तमुखी। क्लियर हुआ? मुख द्वार खुलने के आधार पर, क्या बोला? मुख द्वार खुलने के आधार पर 4 प्रकार के हैं। एक तो विवृत स्वर है, एक तो संवृत स्वर है। नीचे का ऊपर का दोनों को याद करो। विवृत स्वर, क्या बोला? विवृत स्वर, ऐसे स्वर जिनका उच्चारण में मुख द्वार को पूर्ण रूप से खोला जाता है। जैसे आ बोलो, आ पूरा मुंह खोल रहा है। डॉक्टर पास जाते हो, आ करो बोलते हैं। बचपन में एक तो डॉक्टर, श्रीवास्तव डॉक्टर, कभी गए हो श्रीवास्तव डॉक्टर पास? मेरे पापा लेकर जाते थे छोटे में, फेमस डॉक्टर थे रायगढ़ के, वो बेला दूल्हा पास रहते हैं, श्रीवास्तव डॉक्टर, सुनना। तो जाके ऐसे मूंज बना देते थे मेरा बचपन में। एक तुम्हारा मूंज बना दूंगा, पहले याद आ बोलो, आ मुंह कैसे खोला तुम लोग? मुख द्वार को पूर्ण रूप से खोला जाता है, विवृत स्वर। ठीक। ऐसे स्वर जिसके उस कारण में मुख द्वार लगभग बंद हो जाता है, जैसे ई,
ऊ ऊ पूरा बंद हो जा रहा है। तो ऊपर नीचे हो गया, वृवित और समृत याद हो गया क्या? ऐसे स्वर जिसके उच्चारण में मुख द्वार को पूर्ण रूप से खोला जाता है, ऐसे स्वर जिसके उच्चारण में मुख द्वार को लगभग बंद रखा जाता है। क्लियर हो गया? ठीक, तो अ, ऊपर वाला आ, इधर वाले ई ऊ। क्लियर? अब देखो नीचे का अर्धविवित अर्धसंवित। अर्धविवित जिसमें मुख द्वार आधा खुलेगा, अर्धसंवित जिसमें मुख द्वार आधा बंद होगा, मतलब वही है भाई, आधा बंद होगा आधा खुलेगा तो मतलब वही है ना। ठीक है, पर परिभाषा अलग अलग, क्योंकि हम लोग ऊपर वाला याद किए। अरे ये वाला याद किए ना, ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में मुख द्वार को पूर्ण रूप से खोला जाता है, वृवित स्वर। ऐसे स्वर जिसके उच्चारण में मुख द्वार को पूर्ण रूप से बंद, लगभग बंद हो जाता है, श्रवित स्वर। यह है आपका अर्धविवित, मतलब आधा खुलेगा, यह अर्धसंवित आधा बंद होगा। अ ए ओ, अ ए ओ। क्लियर? और यहाँ ए और ओ, इसको याद करना, यहाँ तक कल करके आना, ठीक है। थैंक यू। नोट्स मिल जाएगा आपके ग्रुप में, है ना। आप लोग जा सकते हैं, बाकी लोग, आप लोग 4 लोग का चाइल्ड डेवलपमेंट रुपेश सर लेंगे, है ना। ठीक, ठीक है।